चलो अर्थवर्म में ब्लड वेस्कुलर सिस्टम का जितना एस्पेक्ट था, जितनी ब्लड वेसल्स थी, 4 लॉन्गिट्यूडनल थी। मेन ब्लड वेसल के कैरेक्टर बताए थे। उसके बाद उनको ज्वाइंट करने वाली, आपस में जोड़ने वाली लैटरल ब्लड वेसल्स थी, जो पहले से 13 में अलग हैं और 13 से बाद में अलग हैं। उसमें वेंट्रल ब्लड वेसल की ब्रांचिंग थी, जो पहले से लास्ट सेगमेंट तक होती है। उसका नाम है एक जोड़ा वेंट्रोटेगमेंट्री। वो एंटीरियर पोस्टीरियर दोनों सिरे के जो बॉडी वाल हैं, सेप्टा हैं, फिर इंटेगमेंट्री नेफ्रीडिया है, या फिर जो एंटीरियर रीजन में अदर स्ट्रक्चर्स हैं पहले से 13 में, जिसमें लैट्रोइसोफेजियल ब्लड सप्लाई नहीं करती, उसमें सारा का सारा डिस्ट्रीब्यूशन वेंट्रल ब्लड वेसल का होता है। तो वेंट्रल ब्लड वेसल का मेन डिस्ट्रीब्यूशन एक जोड़े वेंट्रोटेगमेंट्री के जरिए होता है, ये याद रखिए। उसके बाद पहले से 13 के बाद इसकी ब्रांचिंग एक अकेली होती, अनपेयर्ड ब्रांचिंग, उसका नाम वेंट्रोइंटेस्टाइनल है, वो इंटेस्टाइनल वॉल में जाती है। फिर पहले से 13 में हार्ट बताए थे, 2 इंपॉर्टेंट हार्ट है, लैटरल हार्ट, लैट्रोइसोफेजियल हार्ट, ठीक है ना। पहले से 13 और 13 के बाद में डॉर्सल ब्लड वेसल का जो सर्कुलेशन है वो बदल जाता है, क्योंकि डॉर्सल ब्लड वेसल पहले से 13 में ब्लड डिस्ट्रीब्यूट करती है और 13 के बाद से ब्लड कलेक्ट करती है, ठीक है ना। अब इन सारी चीजों को अगर हम कलेक्टिवली यहां पर देखेंगे और इनका ब्लड फ्लो चार्ट देख लेंगे, तो बाकी के जो एस्पेक्ट हैं वो भी हमारे क्लियर हो जाते हैं। जैसे सबसे पहले हमने कहा ये डॉर्सल ब्लड वेसल है, ये एक मेन ब्लड वेसल है। संभाल के जाओ, संभाल के उधर से जाओ। ये एक मेन ब्लड वेसल है, डॉर्सल ब्लड वेसल। अब दूसरी वाली जो ब्लड वेसल है वो वेंट्रल ब्लड वेसल है, ठीक है। ये डॉर्सल ब्लड वेसल, ये वेंट्रल ब्लड वेसल, ठीक। अब एक साइड में हम पहले से 13 में किसका सर्कुलेशन देखेंगे, 1 से 13 का ब्लड सर्कुलेशन, ठीक है ना। तो हम पहले एक साइड का ब्लड सर्कुलेशन देखते हैं। तो एक साइड हमने कहा लेफ्ट साइड में हम शो करते हैं 1st to 13th सेगमेंट। तो हमको सारी ब्लड वेसल भी दिख जाएंगी, इनकी ब्रांचिंग से जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी दिख जाएगा, ठीक है। अब डॉर्सल से एक बड़ा इंपॉर्टेंट कनेक्शन आपने लिखा है, लैटरल हार्ट। ये सीधे सीधे ब्लड को ट्रांसपोर्ट कर देती है, किसको, वेंट्रल ब्लड वेसल को। और लैटरल हार्ट आप जानते हैं 7वें 9वें में पाया जाता है, ठीक है। अब दूसरा जो सर्कुलेशन होगा वो सर्कुलेशन के लिए अब गिजर्ड में, और एक दूसरा पार्ट है जो डायरेक्ट ट्रांसफर होता है, किसके थ्रू होता है, वो होता है लैटरो ईसोफिजियल ब्लड वेसल, हार्ट। मगर इस हार्ट में एक पैसेज और भी आपने देख रखा है, वो पैसेज है सुप्रा ईसोफिजियल ब्लड वेसल का। तो एक तो ट्रांसपोर्ट ये हम सीधे देख ही रहे, अब दूसरा वाला जो ट्रांसपोर्ट होगा वो जब ब्लड इसकी, यानी अब डॉर्सल ब्लड वेसल की जो ब्रांचिंग्स हैं वो गिजर्ड रीजन में ब्लड सप्लाई करेंगी, दूसरे तीसरे चौथे 5वें सेगमेंट में ब्लड सप्लाई करेंगी। यानी जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो डिस्ट्रीब्यूशन ब्लड का होगा वो गिजर्ड रीजन के साथ हम एटसेट्रा लिख देते हैं। इससे आप समझ लीजिए कि जो बाकी के सारे भाग हैं उन सब में ब्लड डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, गिजर्ड में भी, 2nd, 3rd, 4th सेगमेंट में भी, और साथ में फरेंजियल नेफ्रीडिया में भी, क्योंकि फरेंजियल रीजन में पाया जाता है, तो वहां पर भी ब्लड का सर्कुलेशन इसी के द्वारा होगा। तो अब इन सारे पार्ट्स में जब ब्लड डिस्ट्रीब्यूट होता है तो इन पार्ट्स से ब्लड को कलेक्ट करने का काम जो ब्लड वेसल करती है। अब इसमें 2 रीजन है, इसलिए यहां कंफ्यूजन डेवलप हो, उससे बेहतर है कि आप इसको 2 भागों में लिख ही लीजिए। ये गिजर्ड रीजन से जो ब्लड कलेक्ट करेगी वो सुप्रा ईसोफिजियल ब्लड वेसल है, ठीक है। तो हम यहाँ पर गिजर्ड रीजन है, और इसी गिजर्ड कितने में, 8-9 में है, और 9 से 13 में एक ब्लड वेसल है
जिसका नाम है सुप्रा ईसोफेजियल ब्लड वेसल। ये तो क्लियर है, ये कलेक्टिंग ब्लड वेसल थी, इसने कलेक्ट कर लिया, ठीक है। और सुप्रा ईसोफेजियल से ही ब्लड फिर किसके थ्रू, इसी लैट्रो ईसोफेजियल से जुड़ा होगा और लैट्रो ईसोफेजियल से ब्लड से यहां आ जाएगा। तो एक तो ये सर्किट क्लियर। अब इसके बाद जो बाकी का ब्लड है, यानी सेकेंड, थर्ड, फोर्थ रीजन में, फेरेंजियल रीजन में, उसकी सप्लाई अब यहां डॉर्सल ब्लड वेसल की ब्रांच करेगी, यानी फायरिंग्स में कह लो, फेरेंजियल नेफ्रीडिया में कह लीजिए, और उसके आसपास के सेगमेंट हैं थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, इन सारे सेगमेंट में। तो यहां पर जो कलेक्टिंग ब्लड वेसल है, उस कलेक्टिंग ब्लड वेसल का क्या नाम, उस कलेक्टिंग ब्लड वेसल का नाम है क्या, लैटेरो ईसोफेजियल ब्लड वेसल। ये डिस्ट्रीब्यूट कर रहे, ये कलेक्ट कर ले, कौन, लैटेरो ईसोफेजियल। ये 13 के बाद यही लैटेरो ईसोफेजियल यहां क्या हो जाएगा, सब न्यूरल हो जाएगा। पहले से 13 में क्या है, लैटेरो ईसोफेजियल है, तो जो बाकी के पार्ट्स हैं एलिमेंट्री कैनाल के, उससे ब्लड कलेक्ट तो इसने कर लिया, ठीक है। अब बॉडी वॉल में भी ब्लड जाएगा, इंटीरियर रीजन में, इंटेगमेंटरी नेफ्रेडिया में ब्लड जाएगा, कलेक्ट करने वाली ब्लड वेसल यही है। तो ये ध्यान रखना है कि अब हमने ये जो देखा डिस्ट्रीब्यूशन, ये डिस्ट्रीब्यूशन किसका देखा, ये डिस्ट्रीब्यूशन देखा हमने डॉर्सल ब्लड वेसल। अब बाकी का डिस्ट्रीब्यूशन कौन करेगा, बाकी का डिस्ट्रीब्यूशन वेंट्रल ब्लड वेसल करेगा। इसकी भी शाखाएं हैं पहले से 13 में। तो अब ये जो ब्लड वेसल है, इसकी एक ही ब्रांच है, इसका नाम है वेंट्रोटेगमेंटरी। अब इस वेंट्रोटेगमेंटरी से एक इधर सर्कुलेशन होगा और एक इधर होगा। एक इधर का मतलब एंटीरियर बॉडी वॉल, सेप्टा और इंटेगमेंटरी नेफ्रीडिया एटसेट्रा। जो बाकी का बचा हुआ पार्ट है पहले से 13 का, उसका ब्लड कौन डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, वेंट्रल ब्लड वेसल, किसके थ्रू, अपनी शाखा के थ्रू, जिसका नाम क्या है, वेंट्रोटेगमेंटरी। इसने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है। और पहले से 13 में जो भी ब्लड जहां भी जाएगा, उसको कलेक्ट करने के लिए एक ही ब्लड वेसल है, जिसका नाम क्या है, लैटेरो ईसोफेजियल ब्लड वेसल। तो लैटेरो ईसोफेजियल ब्लड वेसल बॉडी वॉल से भी, सेप्टा से भी, इंटेगमेंटरी नेफ्रीडिया से भी, फेरेंजियल रीजन से भी, फेरेंजियल नेफ्रीडिया से भी, सबसे ब्लड क्या कर लेती है, कलेक्ट कर लेती है। तो अल्टीमेटली ब्लड किसके पास चला जाता है, लैटेरो ईसोफेजियल, ठीक है ना। गिजर्ड रीजन में ब्लड जो जाता है डॉर्सल ब्लड वेसल का, उसको सुप्रा ईसोफेजियल कलेक्ट करती है, ठीक है ना। और सुप्रा ईसोफेजियल तो डायरेक्टली कलेक्टेड है, तो ब्लड वहां चला है। अब लैटेरो ईसोफेजियल और सुप्रा ईसोफेजियल के बीच में भी एक कनेक्शन है, जिसका नाम कल बताया था, क्या है, एंटीरियर लूप है। 10वें 11वें सेगमेंट में आपने क्या लिखा था, वो लैटेरो ईसोफेजियल सुप्रा ईसोफेजियल जो होता है, इसका मतलब जो ब्लड लैटेरो ईसोफेजियल में इधर से इधर सब भर गया, अब ये जाना किस में है, ये जाना सुप्रा ईसोफेजियल में। सुप्रा ईसोफेजियल में किसके थ्रू जाएगा, ये 10वें 11वें सेगमेंट के एंटीरियर लूप से इसमें ट्रांसपोर्ट हो। 10वें 11वें से किसको चला गया, सुप्रा, और सुप्रा ईसोफेजियल से फिर वेंट्रल ब्लड वेसल में। तो ये 7 9 था और ये 12 13 था ना। तो अब आपके सामने एक चीज तो स्पष्ट हो गई, पहले से 13 का ब्लड सर्किट पूरा हो गया कि नहीं हो गया, पहले से 13 में ब्लड सर्कुलेशन का पार्ट कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। अब इसके बाद इधर एंटीरियर बॉडी वॉल सेप्टम में गया, तो जो बाकी 13 के बाद वाले हैं उसमें भी ब्लड जाएगा, यानी इसी वेंट्रोटेगमेंटरी की ब्रांच से पोस्टीरियर बॉडी वॉल, सेप्टा,
नेफ्रीडिया, यहां गोनेट्स भी लिखा जाता है, एक्सेट्रा। गोनेट्स में भी चला जाएगा, और जब इनमें ट्रांसफर होगा तो लैट्रोइसोफिजियल 13 तक में है, और 13 के बाद यही किसमें बदलती है, ये किसमें कंटिन्यूअस हो जाती है, सब न्यूरल में। यानी 13 के बाद कलेक्टिंग काम कौन करेगा, सब न्यूरल करेगी। यानी सभी ऑर्गन से, पोस्टीरियर बॉडी वॉल से, सेप्टा से, नेफ्रीडिया से जो ब्लड डिस्ट्रीब्यूट हुआ उसको कौन कलेक्ट करेगा, उसको सब न्यूरल कलेक्ट करेगा। अब सब न्यूरल से ब्लड जाना है किसमें, जाना है डॉर्सल ब्लड वेसल में, तो डायरेक्ट नहीं जाएगा, बल्कि अब सब न्यूरल से एक ब्लड वेसल निकलेगी, उसका नाम है कमीस्यूरल। ये रिंग लाइक होती है, और इसका ब्लड कंटिन्यूअस भी हो जाता है, क्योंकि ये बीच में पाई जाती है, ऐसे रिंग लाइक है। तो ब्लड सब न्यूरल से कमीस्यूरल में, कमीस्यूरल से सब न्यूरल में रोटेट करता रहता है, ठीक है। अब फिर सब न्यूरल की ही एक ब्रांच है, उसका नाम है क्या, सेप्टो इंटेस्टाइनल। सेप्टो इंटेस्टाइनल। अब ये इंटेस्टाइन की दीवार में ब्लड चला जाएगा, इसका मतलब अब जो ब्लड अल्टीमेटली जाएगा वो किस में जाएगा, इंटेस्टाइनल वॉल में जाएगा। सेप्टा के थ्रू गया इंटेस्टाइनल वॉल में, और इसकी भी एक शाखा जाती है ना, इसका क्या नाम था, अकेली ब्रांच जो बता रहे थे, क्या नाम था, वेंट्रो इंटेस्टाइनल। एक ये भी तो रहती है 13 के बाद, पहले से 13 में एक ही शाखा थी वेंट्रोटेगमेंट्री, लेकिन 13 के बाद वेंट्रोटेगमेंट्री के साथ साथ हर सेगमेंट में एक वेंट्रो इंटेस्टाइनल भी तो मिलती है। ये भी ब्लड कहां ले जाती है, इंटेस्टाइनल वॉल में ही ले जाती है। यानी इसका भी ब्लड कहां जाएगा, इट गोज टू व्हाट, इंटेस्टाइनल वॉल। यानी 13 के बाद सारा का सारा ब्लड अल्टीमेटली कहां चला गया, इंटेस्टाइन की दीवार में चला गया ना। 13 के बाद आखिरी में कहां है ब्लड, वॉल में है। अब उस वॉल के ब्लड को अब ये कलेक्ट करेगा, इसकी भी शाखा थी, 2 जोड़े हर सेगमेंट में, 2 पेयर इन ईच सेगमेंट। उसका नाम क्या था, उसका नाम था डार्सो इंटेस्टाइन। ये किसकी शाखा थी, डॉर्सल ब्लड वेसल। तो बिहाइंड 13 टू लास्ट में क्लियर कट दिख रहा, क्लियर कट क्या दिख रहा, बिहाइंड 13 टू लास्ट में क्या दिख रहा है कि डार्सल ब्लड वेसल अब यहां क्या हो गई है, कलेक्टिंग हो गई। डार्सल ब्लड वेसल बिकम्स व्हाट, कलेक्टिंग ब्लड वेसल। ये ब्लड कलेक्ट कर रही है, और शुरू में क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिंग। क्लियर, जो कलेक्टिंग हो गई, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब ये आपके सर्किट से आपका जो बाकी का पार्ट है वो रिलेट करके आप इसको ध्यान में रखेंगे, तो ये सर्कुलेटरी सिस्टम की कोई भी डिटेल प्रश्न भी आ जाए आसानी से सॉल्व। क्या क्या याद करोगे, पहले लॉन्गिट्यूडनल ब्लड वेसल, उनके चारों कैरेक्टर कंपेयर कर लो, उसके बाद उनको जोड़ने वाली लैटरल ब्लड वेसल, उनको याद कर लो। तीसरा पार्ट जो था वो इंटेस्टाइनल ब्लड प्लेक्सस बताया था, यानी स्मॉल ब्लड वेसल्स हैं। इंटेस्टाइनल प्लेक्सस में एक एक्सटर्नल लिखा जाएगा, एक इंटरनल लिखा जाएगा। अब जो यहाँ इंटेस्टाइनल ब्लड वेसल जा रही हैं, यानी वेंट्रो इंटेस्टाइनल, अगर इंटेस्टाइन के अंदर की बात करोगे तो यही वेंट्रो इंटेस्टाइनल की जो शाखा है ये ब्लड ले जाएगी ना। तो ये जब दीवार में जाएगा तो सबसे बाहर एक गुच्छा मिलेगा, उसे कहेंगे एक्सटर्नल इंटेस्टाइनल ब्लड प्लेक्सस, ये दीवार मिलेगा। उसके बाद ये भीतर जाएगी तो इंटरनल इंटेस्टाइनल प्लेक्सस, ये भीतर अंदर जाकर के ये मिलेगा, ठीक है। अब फिर कलेक्टिंग ब्लड वेसल कौन सी थी, वहां पे है, वहां पे है ना, यानी अल्टीमेटली किससे किससे जुड़ी होगी,
डार्सो इंटेस्टाइनल स्टूडियो, इससे डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, इससे कलेक्शन हो गया, डार्सल ब्लड वेसल में आ जाएंगे। तो दीवार के अंदर प्लेक्सस पाए जाते हैं। और ऐसे ही याद रखिएगा, एक 12 नंबर लिखा जाता है 12, ये स्मॉल वेसल्स मिलती हैं और ये मिलती है स्टमक वाल। जैसे ही इंटेस्टाइन की दीवार में ब्लड सर्कुलेशन करने के लिए है, वैसे ही 12 रिंग वेसल्स हैं, छोटे छोटी सी ब्रांचिंग्स हैं, जो कहां पाई जाती है, दैट इज प्रेजेंट इन द स्टमक वॉल, वो स्टमक की दीवार में पाई जाती है, दैट इज प्रेजेंट इन द स्टमक। ठीक है, ये सर्कुलेशन का पार्ट है और इसको आप इन्हीं एस्पेक्ट साथ याद रखें। सवाल बनते हैं, पूछे जाते हैं, हार्ट वगैरह पूछा जाता है, एंटीरियर लूप किस सेगमेंट में है, किस ब्लड वेसल की दीवारें बहुत थिकर है, किस ब्लड वेसल को हम हार्ट के साथ कंपेयर कर सकते हैं, तो डार्सल ब्लड वेसल को कंपेयर कर सकते हैं। किस ब्लड वेसल में मैक्सिमम ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो वेंट्रल ब्लड वेसल है, क्योंकि उसकी दीवारें पतली होती हैं, है ना। इस तरह के सवाल हैं जो इससे पूछे जाते हैं। क्लियर? अब आ जाइए इसके अगले फिजियोलॉजिकल पार्ट पे, दैट इज द एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब देखो, एक्सक्रीटरी सिस्टम में एक्सक्रीटरी ऑर्गन पूछे जाएंगे, सीधा नाम लिखेंगे क्या, नेफ्रीडिया। ठीक है, अब इसमें जो नेफ्रीडिया हैं उनकी टाइप पूछी जाएंगी। जनरल कैरेक्टर में ही बताया था कि इसमें फिजियोलॉजिकल और स्ट्रक्चरल टाइप्स होती हैं, और इसमें स्ट्रक्चरल टाइप्स 3 होती हैं। पहला कहलाता है सेप्टल नेफ्रीडिया, दूसरा कहलाता है फेरेंजियल नेफ्रीडिया, तीसरा कहलाता है इंटेगुमेंटरी नेफ्रीडिया। 3 तरह का नेफ्रीडिया है। स्ट्रक्चरली जो सबसे डेवलप्ड नेफ्रीडिया वो सेप्टल नेफ्रीडिया, सबसे विकसित नेफ्रीडिया सेप्टल नेफ्रीडिया है। तो पहले सेप्टल नेफ्रीडिया को देखें। अब इनकी जो नंबर एंड पोजीशन है, तो पोजीशन इनकी बिहाइंड 12 टू लास्ट सेगमेंट लिखी जाती है, और ये सेप्टा पर अटैच्ड होते हैं, दे आर अटैच्ड ऑन सेप्टा। सेप्टा का मतलब हो गया कि ये सेप्टेशन है। एंड देयर नंबर की बात आती है तो इनमें 4 ग्रुप्स होते हैं इन ईच सेगमेंट, ईच ग्रुप 20 to 25 नेफ्रीडिया। यहां दिख रहा है ये गुच्छे में, एक ये है 20 से 25, दूसरा ये है 20 से 25, तीसरा ये 20 से 25 और चौथा ये 20। ये हर सेगमेंट पर पाया जाएगा, ऐसा अरेंजमेंट। बात समझ गया? प्रश्न क्या बना, टोटल नंबर ऑफ नेफ्रीडिया प्रेजेंट इन ईच सेगमेंट, तब आंसर उसका क्या बना, हाउ मेनी। ठीक है, ईच ग्रुप पूछ लिया जाए, ईच ग्रुप ऑफ सेप्टल नेफ्रीडिया कंटेन्स
अगर हर ग्रुप में सेप्टल नेफ्रिडिया की संख्या पूछ लिया जाए, देन इट विल बी 20 to 25। फिर ये 20 से 25 की संख्या हो, 20 to 25, ठीक है। 20 से 25 की संख्या 4 ग्रुप में होगी, हर सेगमेंट में 20 चौक 80, 25 चौक 100, तो 80 से 100 एक सेगमेंट में टोटल नंबर, ठीक है। अब इसके बाद बात आती है अबाउट देयर स्ट्रक्चर। इनके नंबर देख लिया, इनकी पोजीशन देख लिया, अब इनका स्ट्रक्चर देख लें, इनकी संरचना देख लें, ठीक है। अब अगर इनका स्ट्रक्चर देखें तो नेफ्रिडिया में 3 मेन पार्ट्स होते हैं। पहला मुख्य भाग कहलाता है हेड, या इसका नाम है माउथ ऑफ नेफ्रिडिया, या उसे क्या कह देते हैं, नेफ्रोस्टोम। माउथ ऑफ नेफ्रिडिया, नेफ्रोस्टोम, ये नाम है। देन देयर इज शॉर्ट पार्ट कॉल्ड नेक, और नेक के बाद का जो पार्ट आता है उसे कहते हैं बॉडी ऑफ नेफ्रिडियम। इस बॉडी ऑफ नेफ्रिडियम में भी 3 पार्ट्स होते हैं। एक कहलाता है स्ट्रेट लोब, दूसरा कहलाता है ट्विस्टेड लोब, और तीसरा कहलाता है एपिकल लिम्ब। ट्विस्टेड लोब में भी 2 लिम्ब होते हैं, एक कहलाता है प्रॉक्सिमल लिम्ब और दूसरा कहलाता है डिस्टल लिम्ब। ये संरचनाएं हैं जो इसमें पाई जाती हैं। एक अंतिम पार्ट है जिसको कहीं लिखा जाता है, उसे टर्मिनल डक्ट कहते हैं, और यही टर्मिनल डक्ट एलिमेंट्री कैनाल में खुलती है, किसके द्वारा, नेफ्रिडियोपोर के द्वारा। नेफ्रिडियोपोर सेप्टल नेफ्रिडिया का एलिमेंट्री कैनाल में खुलेगा, इसलिए इस नेफ्रिडिया को हम क्या कहते हैं, फिजियोलॉजिकली एंटेरोनेफ्रिक का नाम दिया जाता है, एंटेरोनेफ्रिक नेफ्रिडिया। अब अगर आप इसका नेफ्रोस्टोम देखेंगे, ये नेफ्रोस्टोम है। अब इस नेफ्रोस्टोम में 2 लिप्स लिखे मिलते हैं, यानी इस तरीके से फोल्ड है, यानी इसको हम कह रहे हैं कि ये हेड है या नेफ्रोस्टोम है। इस हेड या नेफ्रोस्टोम में 2 लिप्स हैं, यानी ये माउथ जैसा स्ट्रक्चर, इसलिए नाम पड़ा 2 लिप्स। एक वाला जो है उसको अपर लिप कह सकते हैं। इसमें 9 मार्जिनल सेल्स होती हैं एंड 1 सेंट्रल सेल। ये स्मॉलर होती है और ये लार्ज होती, कहीं 8 9 भी लिखा जाता है। और जो दूसरा वाला लिप होता है उसे कहते हैं लोअर लिप। इसमें सभी छोटी कुछ सेल्स होती हैं, 5 to 6 स्मॉलर सेल्स। तो इसमें याद रखिए 2 लिप्स हैं। अपर लिप में एक सेंट्रल लार्ज सेल है, उसको घेरे हुए 8 9 7 8 सेल्स ऐसा नंबर लिखा रहता है, और लोअर लिप में सिर्फ एक तरह की छोटी कोशिकाएं और उनकी संख्या 6 से 7 या 5 से 6 होती है। ये नेफ्रोस्टोम का स्ट्रक्चर है। अब इस नेफ्रोस्टोम से एक डक्ट इट कम्स आउट,
ये जो डक्ट होती है यही इसका नेक रीजन बनाती है, इसी को क्या कह देते हैं, इट इज कॉल्ड द नेक। और फिर यही नेक कंटिन्यू करती है तो ये एक स्ट्रेट लोब में कंटिन्यू कर जाती है, सीधा सा लोब दिखता है, इसको स्ट्रेट कहते हैं। इसके बाद फिर ये ट्विस्टेड कंडीशन दिखती है, इसमें इस तरीके का ट्विस्ट दिखेगा, फिर इस तरह का दिखेगा, और अंतिम भाग में ये जो पार्ट होगा ये इसका एपिकल लिम्ब का पार्ट होगा, और ये भाग अल्टीमेटली बाहर खुल जाता है। ये बाहर से जो हिस्से दिख रहे उसमें ये वाला हिस्सा जो आप देख रहे हैं इसे क्या नाम देते हैं, इसे स्ट्रेट लोब कहते हैं। ये मैंने तीर से दिखा दिया। अब ये ट्विस्टेड लोब दिख रहा, अब इस ट्विस्टेड लोब में जो नीचे की तरफ ये लिम्ब दिखता है, इधर से लाते हैं, इसे कह देते हैं डिस्टल लिम्ब। और जो लिम्ब ऊपर दिखता है उसे कह देते हैं प्रॉक्सिमल लिम्ब। बात आप समझ रहे हैं? और ये वाला जो लिम्ब है इसको लिख देते हैं भाई, इसको कहते हैं एपिकल। तो ये ट्विस्टेड लिम्ब है, ये दोनों यहां से यहां तक, ये डिस्टल लिम्ब है, ये प्रॉक्सिमल लिम्ब है। किसका किसका ट्विस्टेड लोब का, ठीक है। और अंतिम वाला एपिकल लिम्ब है। घूम फिर के ये जो अंतिम पार्ट नीचे आता है यही क्या बनाता है, इट इज कॉल्ड नेफ्रिडियोपोर। इसका मतलब ये जो डक्ट होगी यही डक्ट क्या कहलाएगी, यही डक्ट कहलाएगी कलेक्टिंग डक्ट। इसी डक्ट को क्या कह दोगे, कलेक्टिंग डक्ट। ये मार्फोलॉजी दिख रही, ये नेफ्रिडिया की मार्फोलॉजी है, ध्यान रखना बाहर से देखने में। अब इसके अंदर अगर देखोगे इनसाइड तो इसमें पतली पतली डक्ट्स हैं जिसके अंदर सीलिया पाया जाता है, यानी उनकी ट्रैक्ट, उनका रास्ता कैसा होता है, सीलिएटेड होता है। देयर ट्रैक्ट इज सीलिएटेड, इसलिए उनको हम सीलिएटेड डक्ट्स कहते हैं। और ये इंटरनल डक्ट होती, एक डक्ट से शुरुआत होती, यानी जो नेफ्रोस्टोम है उस नेफ्रोस्टोम से एक ही डक्ट ओरिजिनेट होगी। बात समझ रहे, यानी जो नेक रीजन है उसमें सिर्फ एक सीलेटेड डक्ट दिखेगी, और जैसे स्ट्रेट लोब में आएगी ये ब्रांच करके 4 में बदल जाएगी। यानी कि ये हमने एक डक्ट यहां से ओरिजिनेट की और इसकी मार्जिन सीलिएटेड है, ठीक है। एक भाग ये टर्मिनल डक्ट में चला गया, अब ये इसकी ब्रांचिंग है, 1 हो गया, 2 हो गई, 3 हो गई, 4, ये 4 ब्रांचिंग दिखाई देने लगी। आपको संख्या याद रखनी है, और जब ये इसमें आया तो इट बिकम 3। अब यहां पे आकर इसकी संख्या 3 हो गई, किसमें, ट्विस्टेड लोब में इट बिकम 3, एंड एपिकल लिम्ब इट बिकम्स 2। एपिकल लिम्ब में इसकी संख्या 2 के बराबर होगी। और टर्मिनल डक्ट में सिर्फ कितनी हो गई, एक ही रह गई, है ना। इसका मतलब अगर हम इंटरनल सीलिएटेड डक्ट की बात करते हैं तो याद क्या कर सकते हैं, नेक में कितनी है, 1, फिर स्ट्रेट लोब में कितनी है, 4, ट्विस्टेड लोब में कितनी है, 3, एपिकल लिम्ब में कितनी है, 2,
और टर्मिनल डक्ट में कितनी है, फिर एक। यानी एक डक्ट शुरू हुई और अंत में एक ही डक्ट में बदल गई। बात समझे आप? नेक से एक डक्ट ओरिजिनेट हुई, अल्टीमेटली टर्मिनल डक्ट में फिर क्या कर गई, मर्ज करके एक डक्ट में बदल गई। बट इन स्ट्रेट लोब इट इज 4 इंटरनल ciliated duct, in twisted lobe it is 3 ciliated duct, in apical lobe it is 2 ciliated duct, and in neck and terminal duct it is only 1 ciliated duct. सीलिया का काम क्या है, प्रेशर, यानी जो एब्जॉर्ब एक्सक्रीटरी मटेरियल है उसको प्रेशर देने का काम करता है, उसका सिर्फ इतने। क्लियर? अब इसकी फिजियोलॉजी में ध्यान रखिएगा कि इसकी नॉर्मल कंडीशन जब होती है तो नॉर्मल कंडीशन में अर्थवार्म को यूरियोटेलिक कहा जाता है। नॉर्मल कंडीशन में इसको यूरियोटेलिक कहते हैं, जिसका कंपोजिशन 40% यूरिया, 40% अमीनो एसिड एंड 20% अमोनिया के रूप में होता है। अब ये अमाउंट नहीं बढ़ता मगर यूरिया बढ़ जाता है, क्योंकि अमीनो एसिड और यूरिया लगभग बराबर लिखे जाते हैं, ऑलमोस्ट इक्वल। तो अगर ये ऑलमोस्ट इक्वल लिखे जाते हैं तो यूरिया का ही अमाउंट ज्यादा होता है। अगर प्रश्न आता है कंपोजिशन ऑफ एक्सक्रीटरी मटेरियल, तब ये कंपोजिशन याद रखिए। और अगर यूरियोटेलिक, अमीनोटेलिक, अमोनोटेलिक, यूरिकोटेलिक आता है तो आंसर यूरियोटेलिक करेंगे नॉर्मल कंडीशन। इसमें एक कंडीशन लिखी जाती है, उसे कहते हैं स्टार्विंग अर्थवर्म, यानी जब उसको भोजन नहीं मिला है तो ये प्रोटीन का ब्रेकडाउन ज्यादा मात्रा में करने लगता है। अब प्रोटीन का जब ज्यादा मात्रा में ब्रेकडाउन होगा तब अर्थवर्म बिकम्स व्हाट, अर्थवर्म बिकम्स अमोनोटेलिक। अर्थवर्म क्या हो जाता है, अमोनोटेलिक हो जाता है। अर्थवर्म बिकम्स व्हाट, अमोनो। इन स्टार्विंग कंडीशन, जब अर्थवर्म को खाना नहीं मिला है तो वहां अमोनिया ज्यादा मात्रा में बन जाती है। ठीक है ना? अब इसका प्रोसेस क्या होगा, नेफ्रोस्टोम का काम क्या होगा। नेफ्रोस्टोम क्या करता है, क्योंकि इसका एक्सक्रीटरी मटेरियल सिर्फ ब्लड में ही नहीं सिलोमिक फ्लूइड में भी होता है, तो जो इसका नेफ्रोस्टोम है तो नेफ्रोस्टोम को याद रखिएगा, ये क्या करता है, absorbs excretory material from what, coelomic fluid। ये एक खास बात, अगर सीलोम से उत्सर्जी पदार्थों के अवशोषण की बात हो, सीलोम से एक्सक्रीटरी मटेरियल कौन सा पार्ट एब्जॉर्ब करता है, क्योंकि यही सीलोमिक फ्लूइड में फ्लो करता रहता है। और बाकी की जो नेफ्रिडिया है उसके चारों ओर ब्रांचिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, ब्लड कैपिलरीज पाई जाती हैं बाकी के पार्ट पर, इसलिए बाकी का जो एब्जॉर्प्शन होगा वो ब्लड से होगा। डायरेक्टली इनकी जो दीवारें हैं वो क्या करेंगी, स्ट्रेट लोब की चाहे ट्विस्टेड लोब की, दे एब्जॉर्ब द एक्सक्रीटरी मटेरियल फ्रॉम ब्लड। ये रक्त से उत्सर्जी पदार्थ को अवशोषित कर लेंगी और अल्टीमेटली जो सिलेटेड डक्ट होगी वो एक्सक्रीटरी मटेरियल को फ्लो करने के लिए, बहने के लिए प्रेशर क्रिएट करेगी। और जो एब्जॉर्ब मटेरियल है अल्टीमेटली नेफ्रिडियोपोर से एलिमेंट्री कैनाल में रिलीज कर दिया जाएगा, क्योंकि नेफ्रिडिया कहां खुलता है, यह नेफ्रिडिया एलिमेंट्री कैनाल में खुलता है। इसलिए इस नेफ्रिडिया को क्या नाम दिया था, अभी भी लिखा है एंटेरोनेफ्रिक। फिजियोलॉजिकली दे आर व्हाट, एंटेरोनेफ्रिक, बिकॉज दे आर रिलीजिंग देयर एक्सक्रीटरी मटेरियल इन एलिमेंट्री कैनाल।
और जब शरीर की सतह पर बाहर निकलेगा क्या कहलाएगा? एक्सो। पॉइंट इज क्लियर। अब इसके बाद जो दूसरा एंटेरोनेफ्रिक नेफ्रिडिया है उसका नाम है फेरेंजियल नेफ्रिडिया। तो जो फेरेंजियल नेफ्रिडिया है उसको देखो। इतने में सारी कहानी आपकी लिपटी है, ध्यान रखिए, यही सवाल आएंगे, ठीक है ना। अब देखिए जो दूसरा वाला है फेरेंजियल की, आपको पोजीशन याद रखनी है। इट इज प्रेजेंट इन 4th, 5th एंड 6th सेगमेंट। ये नेफ्रिडिया चौथे 5वें सेगमेंट में है और 1 पेयर, एक जोड़ा हर सेगमेंट में, ठीक है। और जितने सेगमेंट में है उसी सेगमेंट में एक जोड़ा क्या पाई जाती है? ब्लड ग्लैंड्स। तो अगर ब्लड ग्लैंड भी पूछी जाए तो वो भी कितना होंगी, कितने जोड़े होंगे? 3 जोड़े, एक एक जोड़ा हर सेगमेंट में, चौथे में, 5वें में और 6ठे में। इनका इन दोनों से संबंध नहीं मगर पोजीशन है। और ये भी कुछ हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन और ब्लड सेल का फॉर्मेशन करती है ब्लड ग्लैंड, कुछ सिलोमिक सेल्स का फॉर्मेशन करती है। इनका फंक्शन बहुत क्लियर नहीं है बट ये कोट किया जाता है कि दे आल्सो फॉर्म हीमोग्लोबिन एंड सेल्स। लेकिन इनका नेफ्रिडिया से कोई संबंध नहीं, मगर पोजीशन में दोनों नेफ्रिडिया और ग्लैंड्स एक साथ पाए जाते हैं। ये नेफ्रिडिया भी एंटेरोनेफ्रिक है। इसका मतलब ये भी एलिमेंट्री कैनाल में खुलेगा। जब इसके संरचना में आते हो तो याद रखना इसको ऑलमोस्ट सिमिलर टू क्या लिखते हैं? सेप्टल नेफ्रिडिया। बट इसमें नेफ्रोस्टोम नहीं होता, ना इसमें नेफ्रोस्टोम है और ना इंटेगमेंट्री नेफ्रिडिया में नेफ्रोस्टोम है। यानी दोनों के दोनों नेफ्रिडिया में नेफ्रोस्टोम नहीं होता, सिर्फ सेप्टल नेफ्रिडिया में ही नेफ्रोस्टोम पाया जाता है। पॉइंट इज क्लियर। अदर स्ट्रक्चर्स ऑलमोस्ट सिमिलर लिखे जाते हैं। इसमें जरूर बहुत लोब नहीं मिलते फेरेंजियल नेफ्रिडिया में, लेकिन ऑलमोस्ट सिमिलर लिखा जाता है तो आप भी ऑलमोस्ट सिमिलर याद रखेंगे। एंटेरोनेफ्रिक कंडीशन विशेष है क्योंकि यहां पर पोस्टीरियर नेफ्रिडिया ओपन्स एंटीरियरली। यानी अगर ये नेफ्रिडिया है तो ये 4 है, ये 5 है और ये 6 है। अब छठे में जो नेफ्रिडिया है उस नेफ्रिडिया की ओपनिंग 4 के ऊपर चली जाती है। 4 के ऊपर मतलब बक्कल कैविटी में। ये ध्यान रखने के लिए ये सवाल आता है। यानी नेफ्रिडिया 6 opens in बक्कल कैविटी। आगे है ना बक्कल कैविटी, फेरेंजियल रीजन से आगे है, वहां खुलता है। तो पीछे का नेफ्रिडिया खुलेगा कहां? एंटीरियर। और बाकी के दोनों, एक यहां से और एक यहीं से, ये दोनों कहां खुल जाते हैं? फेरेंजियल रीजन। तो चौथे सेगमेंट में क्या मिलती है? फेरिंग्स मिलती है। यानी नेफ्रिडिया 4th, 5th they opens in what? ये याद रखने की चीज है जो प्रश्न के रूप में पूछा जाता है। नेफ्रिडिया ऑफ 4th and 5th segment, नेफ्रिडिया ऑफ 4th and 5th segment opens in फेरिंग्स। ये फेरिंग्स में खुलते हैं। नेफ्रिडिया 4th and 5th segment opens in what? फेरिंग्स।
ये फेरिंग्स में खुल जाता है। पॉइंट इज क्लियर? स्ट्रक्चरली बता दिया क्या नहीं है नेफ्रोस्टोम, नहीं। और ऐसी ही कहानी किसकी बनेगी, ऐसा ही स्ट्रक्चरल डिटेल मिलेगा किसका, तीसरे नेफ्रीडिया का, जिसका नाम क्या है। इसकी नंबर एंड पोजीशन पर एक बड़ा घिसा पिटा सवाल कि ये सबसे ज्यादा नेफ्रीडिया पाया जाता है। इसकी संख्या 200 से 250 ईच सेगमेंट में होती है। हर सेगमेंट में ये 200 से 250 और बाहर से देखने पर वी शेप दिखाई पड़ेगा, सेप्टा पर नहीं है, पूरे सेगमेंट में स्कैटर्ड है। तो बाहर से देखने पर कैसा होगा, वी शेप। बाहर से कैसा दिखेगा, वी शेप। और इसकी संख्या 200 to 250 इन ही सेगमेंट। और यहां पहले बताया था बिहाइंड सेकेंड टू लास्ट, या सेकेंड के जगह पर क्या बताए थे, जो नेफ्रिडियोपोर बताया था ना, वो नेफ्रिडियोपोर इसी की ओपनिंग थी। तो जो पोजीशन नेफ्रिडियोपोर की थी वही पोजीशन इनकी भी होगी, बिहाइंड सेकेंड टू लास्ट। तो इनकी पोजीशन बिहाइंड सेकेंड टू लास्ट है, या बिहाइंड सेवेंथ टू लास्ट, कुछ किताब में सेवेंथ टू लास्ट लिखती। अगर तुम्हें सेकेंड टू लास्ट और बिहाइंड सेवेंथ टू लास्ट दोनों दे रखा है, तब आंसर सेकेंड टू लास्ट करना। लेकिन यूजुअली या तो ये प्रश्न आया है तो बिहाइंड सेकेंड टू लास्ट लिखा मिला है, या बिहाइंड सेवेंथ टू लास्ट मिला है, या फिर लिखा है एब्सेंट इन सम एंटीरियर सेगमेंट, या इस तरह से आया है शुरू के कुछ सेगमेंट में नहीं, तब दिक्कत नहीं। लेकिन छांटना हुआ तो बिहाइंड सेकेंड टू लास्ट। ठीक है, जो स्टैंडर्ड किताब में लिखा है वही माने, ठीक है ना। और इसका भी स्ट्रक्चर फिर वही सेप्टल के जैसा, यानी इसमें भी नेफ्रोस्टोम नहीं होता। बाकी सब कैसा है, सेम है। तो इसमें भी नेफ्रोस्टोम नहीं होता। बाकी स्ट्रक्चर में किसके जैसा है, सेप्टल नेफ्रीडिया के जैसा है। बाहर से देखने पर इसकी आकृति वी शेप्ड है, इट लुक्स वी शेप्ड एक्सटर्नल। एक प्रश्न बड़ा कॉमन है, फॉरेस्ट ऑफ नेफ्रीडिया, इसकी संख्या क्लाइटरल रीजन में 10 गुना हो जाती है। इसका मतलब इन क्लाइटेलम 10 टाइम्स। इसका मतलब क्लाइटेलम की इसकी संख्या अगर पूछी जाए तो कितनी हो जाएगी, 2000 से 2500। क्लाइटेलम का मतलब हो गया 14, 15, 16। तो जब इतना हो गया तो नाम क्या पड़ गया इसका, नेफ्रीडिया का जंगल, फॉरेस्ट ऑफ नेफ्रीडिया। तो फॉरेस्ट ऑफ नेफ्रीडिया इन अर्थवर्म इज फाउंड इन, आंसर आता है 14, 15, 16 सेगमेंट। फॉरेस्ट ऑफ नेफ्रीडिया कंटेन्स विच नेफ्रीडिया, आंसर आता है इंटेगमेंटेड नेफ्रीडिया। ठीक है ना। और नंबर्स भी पूछे तो 2000 से 2500। ठीक है, क्लियर, स्पष्ट हो गया। ये आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम है। देन कम द नेक्स्ट सिस्टम, दैट इज नर्वस सिस्टम। पहली बार नर्वस सिस्टम विकसित हुआ और इसको 3 भागों में लिखा गया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। पहली बार सेंट्रल, पेरिफेरल एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में इसमें अब एक जोड़ा
ये सेरेब्रल गैंग्लिया, ये चौथे और पांचवें सेगमेंट के ऊपर पाया जाता है, यानी जो फरेंजियल रीजन है वहां पर मिलता है, उसको रिंग के रूप में मिलेगा और ये ऊपर मिलेगा, इसलिए इसका नाम है बिकॉज इट इज प्रेजेंट अबव द फेरिंग्स, और फेरिंग्स चौथे पांचवें में आपने लिखी है, ठीक है ना। इसका मतलब सुप्राफरेंजियल गैंग्लियन चारवें पांचवें ऑब्लिक पर ऊपर की तरफ होगा, यानी इट विल बी ऑन डॉर्सल साइड, याद रखिएगा, क्योंकि नर्व गार्ड कहां है, वेंट्रल साइड पर, ये डॉर्सल साइड पर होगा। उसके नीचे ये, इसे कहेंगे सब फेरिंजियल, ये वेंट्रल साइड पर होगा। एंड फ्रॉम हियर इट कंटिन्यूज, और ये अच्छा आपस में इनका कनेक्शन भी है, ऐसा नहीं है, यानी ऊपर नीचे और ये साइड में जुड़े हुए एक जोड़ा, ये एक जोड़ा गैंग्लियन साइड का है, इसने नर्व रिंग बनाया। इस वाले गैंग्लियन को सरकम फेरिंजियल गैंग्लियन कहा जाता है, जो कि कैसा होता है, पेयर्ड स्ट्रक्चर। फ्रॉम सब फेरिंजियल गैंग्लियन, अब सब फेरिंजियल गैंग्लियन से यानी पांचवें सेगमेंट से अब वेंट्रल साइड पर एक लंबी सी कॉर्ड कंटिन्यू कर जाएगी, ये कॉर्ड है। अब लंबी सी जो कॉर्ड है ये कंटिन्यू करेगी, और जितना लंबा अर्थवार्म होगा, यानी 120 का हो 110 का हो, वहां तक ये कॉर्ड रन करती है, बिकॉज इट इज वेंट्रली प्लेस्ड नर्व कॉर्ड। ये क्या है, ये नर्व कॉर्ड है, और इस नर्व कॉर्ड की विशेषता आपको बताया है, ये डबल है, दो के फ्यूजन से बनती है, ये सॉलिड है, इसमें सेल्स पाई जाती है, फ्लूइड नहीं मिलता, एंड इट इज ऑन वेंट्रल साइड, और ये वेंट्रल साइड पर पाई जाती है, ठीक है। पांचवें के बाद से एक जोड़ा सेगमेंटल गैंग्लियन, एक जोड़ा फ्यूजन होगा, एक जोड़ा गैंग्लियन फ्यूज करता जाएगा, और छठवें सेगमेंट से ही ये डेवलप कर देगा हर सेगमेंट में एक जोड़ा, जिसका नाम क्या होगा, सेगमेंटल गैंग्लियन, वन पेयर इन ईच सेगमेंट फ्रॉम 6 सेगमेंट। छठवें सेगमेंट से हर सेगमेंट में क्या मिलेगा, एक जोड़ा सेगमेंटल गैंग्लियन। तो ऐसी कहानी है, ऊपर सुप्रा, नीचे सब, और सब कंटिन्यूड इनवर्ड नर्व कॉर्ड, किनारे पर सरकम, आपस में जोड़ने वाले सरकम फेरिंजियल, इसको पेरी फेरिंजियल भी लिखते हैं, पेरी का मतलब किनारे, तो अगर कहीं ये लिखा मिले तो भी समझिए वही चीज है, पेरी फेरिंजियल और सरकम फेरिंजियल गैंग्लिया, ठीक है ना। इट कंप्लीट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये आपका क्या कहलाता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो नर्व रिंग, नर्व कॉर्ड, सेगमेंटल गैंग्लिया, नर्व रिंग, नर्व कॉर्ड एंड सेगमेंटल गैंग्लिया, ये सेरेब्रल सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है ना। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में इनसे निकलने वाली नर्व्स, इनसे जो नर्व्स निकले, अब इनमें सबसे पहले इस गैंग्लियन से देखेंगे जो ब्रेन से नर्व निकलती है, इनकी संख्या 8 to 10 होती है, इनको कहा जाता है 8 to 10 सेगमेंटल नर्व, सॉरी सेरेब्रल नर्व। 8 से 10 सेरेब्रल नर्व है, और ये नर्व प्रोस्टोमियम रीजन में जो स्ट्रक्चर्स होते हैं
उन स्ट्रक्चर्स को इनर्वेट करती है। उसके बाद सर्कमफेरेंजियल से भी एक जोड़ा निकलता है। अब जो एक जोड़ा है ये पेरिस्टोमियल नर्व है। ये पेरिस्टोमियल रीजन में चली जाएगी। इट गोज इन द पेरिस्टोमियल रीजन। उसके बाद ये जो सब फेरेंजियल गैंग्लियन है, इससे 3 जोड़ा नर्व निकलेंगे। और ये 3 जोड़े नर्व जो होंगी ये सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ सेगमेंट में जाएंगे। ये दूसरे, तीसरे, चौथे सेगमेंट में इनर्वेट करेंगे। उसके बाद से सेगमेंटल गैंग्लियन से, हर गैंग्लियन से 2 ग्रुप में नर्व निकलेंगी, एक सीधी और एक जोड़े में। एक चली जाएगी डॉर्सल साइड पर और एक जोड़ा चला जाएगा वेंट्रल और लैटरल एंड पर। यानी ये डॉर्सल नर्व होगी एक, और जो 2 जोड़ा है एक वेंट्रल लैटरल नर्व हर सेगमेंट से निकलेगी। फ्रॉम ईच सेगमेंटल गैंग्लियन 3 निकलती है, मगर एक अकेली और एक जोड़े में। ठीक है, ये इसका सेंट्रल और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में जैसे ब्लड प्लेक्सस थे, वैसे ही इसके इंटेस्टाइन में नर्व के प्लेक्सस पाए जाते हैं, जिसको हम इंटेस्टाइनल नर्व प्लेक्सस कहते हैं। और ये सब फेरेंजियल गैंग्लियन के साथ नर्व कनेक्टिव से जुड़े होते हैं। तो इंटेस्टाइन का ऑटोनॉमिक मूवमेंट किसकी वजह से होता है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ व्हाट? इंटेस्टाइनल नर्व प्लेक्सस इन देयर वॉल। यह उनकी दीवारों में पाया जाता है। इट इज प्रेजेंट इन देयर वॉल। ये इसका तीसरा पार्ट आता है। फिर इसमें जो सेंस ऑर्गन्स हैं, इन सेंस ऑर्गन की 3 कैटेगरी लिखी मिलती है। एक फोटो रिसेप्टर, एक सेगमेंटल रिसेप्टर, अब फोटो रिसेप्टर्स को याद रखिएगा, इसमें आईज नहीं होती। ये स्किन में पाई जाने वाली सेल्स हैं, मैक्सिमम ऑन डॉर्सल साइड। और ये तीसरा वाला एनुलर रिसेप्टर है, क्या कहते हैं, याद आ रहा? भूल गए हो? वो लैटरल और वेंट्रल साइड पर होता है। चलो, नाम हो सकता अलग हो, लेकिन ये दोनों है बक्कल रिसेप्टर। यस, ये सही है। आप सेगमेंटल रिसेप्टर को याद करेंगे, ये वेंट्रल एंड लैटरल साइड पर होंगे। ये टच रिसेप्टर होंगे। कौन से? सेगमेंटल रिसेप्टर्स आर टच रिसेप्टर्स।
प्रेजेंट ऑन वेंट्रल एंड लेटरल साइड, ठीक है। फोटो रिसेप्टर्स आर मैक्सिमम ऑन डॉर्सल साइड, इनकी फोटो सेंसिटिव सेल हैं पर आइस के जैसे डेवलप नहीं। एंड बक्कल रिसेप्टर इज लिमिटेड टू इन व्हाट, बक्कल कैविटी वॉल, ये एंटीरियर मोस्ट एंड पर बक्कल कैविटी की दीवारों में पाए जाने वाले कुछ टच रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है। इसमें 3 तरह के रिसेप्टर्स हैं, इसीलिए इनका जो नर्वस सिस्टम में सेंस ऑर्गन्स हैं उसे आप कह सकते हैं ये प्रिमिटिव हैं या लेस डेवलप्ड। अर्थवाम के सेंस ऑर्गन्स मोस्ट प्रिमिटिव होते हैं, लेस डेवलप्ड होते हैं। क्लियर, क्लियर हो गया। अब आपसे बात करूंगा कल इसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम, थोड़ा सा डेवलपमेंट और नीरीज की शुरुआत, ठीक है। आज की चर्चा समाप्त।